हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदीवड़ा। फिर से आज एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विलियन का पार्ट नंबर 14। तो जो भी बच्चे आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको पार्ट नंबर 1 से लेकर 13 पार्ट आप लोगों को देख के आने हैं और फिर आपको पार्ट 14 देखना, तो आपको बातें अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 14। लास्ट लेक्चर में अपन ने पार्ट 13 के अंदर वेपर प्रेशर, वाष्प दाब तथा उससे संबंधित कुछ बातें की थी, जहाँ पे मैंने आपको द्रव विलयनों का वाष्प दाब बताया था। वापस अपन मूव करते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो, वाष्प दाब अपन ने कर लिया था, द्रव विलयन का वाष्प दाब भी अपन ने कर लिया था। लास्ट टाइम में मैंने एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया था, वापस से करवा देता हूं। दो द्रव ए तथा बी मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं जिसका कुल दाब समीकरण P बराबर 235 - 115x दिया गया है, जहां x द्रव B का मूल प्रभाज है। तो देखो, अपने को कुल दाब की समीकरण दी है, PT इज इक्वल टू 235 235 माइनस 115, और ये जो x है ना, ये क्या है, XB है, मतलब B का मूल प्रभाज। क्वेश्चन में लिख रखा है ये x जो है ना, वो क्या है, XB है। मैंने इसको कैपिटल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जहां x द्रव B का मूल प्रभाज है तो मैंने इसको XB मान लिया। आगे कह रहे हैं अपने को P0 और P0B के मान ज्ञात करने हैं। अब अपने को देखो, ये इक्वेशन दे रखी है और अपने को P0 है P0B के मान ज्ञात करने, तो मेरे को इस XB के पदों में समीकरण बनानी पड़ेगी। अब देखो, अपन एक नियम पढ़ा था द्रव विलयन का वाष्प दाब, जहां पे मैंने कहा था कि जो डाल्टन के नियम से कुल वाष्प दाब जो होता है वो प्रत्येक घटक के वाष्प दाब के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। तो PS या PT की वैल्यू थी, देखो PS लिखो PT लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे अपन PT भी लिख सकते हैं। PT बोले तो टोटल वेपर प्रेशर, PS बोले तो विलयन का टोटल प्रेशर, है ना, या विलयन का कुल वाष्प दाब। तो PT बराबर PA PB, PT बराबर PA की जगह मैंने रखा P0A XA, PB की जगह मैंने रखा P0B XB। अब क्योंकि मेरे को XB के पदों में समीकरण चाहिए, तो मैं एक बात जानता हूँ, XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या मैं यहाँ पे XA की जगह 1 माइनस XB लिख सकता हूँ? XA की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस XB। तो मैंने XA की जगह पुट कर दिया, PT इज इक्वल टू P0A, XA की जगह मैंने पुट किया 1 माइनस XB प्लस P0B XB चला आ रहा था। ये काम क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को XB के पदों में समीकरण लिखनी थी। तो PT बराबर P0A 1 से मल्टीप्लाई होकर P0A माइनस P0A XB, ठीक है। आगे प्लस P0B XB। जब भी आप कैलकुलेशन करो, कोशिश करना कि आपका पूरा फोकस क्वेश्चन में ही हो, इधर उधर ध्यान भटकते गड़बड़ हो जाएगी। P0A को 1 से मल्टीप्लाई किया P0A को XB से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के P0A XB, आगे प्लस का P0B XB है। अब देखो ध्यान से सुनना, PT इज इक्वल टू P0A, ठीक है। अब इस प्लस वाले को आगे लिख रहा हूँ, कोई अलग बात नहीं है, लिख सकते हैं P0B XB, और माइनस वाले को पीछे लिख रहा हूँ P0A XB। ये काम सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो PT इज इक्वल टू P0A की जगह P0A लिखा मैंने प्लस, अब दोनों में XB क्या है, कॉमन है, तो मैंने XB को कॉमन ले लिया, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, P0B माइनस का P0A। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इक्वेशन आ गई मेरी P0A प्लस XB P0B माइनस P0A। इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो PT इज इक्वल टू क्या दे रखा है, P0A प्लस क्या दे रखा है, XB, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर P0B माइनस P0A, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सुनना, जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब इसको अपने को कंपेयर करना है बस। देखो कंपेयर कैसे करेंगे, PT, ठीक है, P0A XB और माइनस का 115। ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, माइनस का 115 किसके इक्वल आ जाएगा, P0B माइनस P0A के। शायद ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। PT P0A किसके इक्वल है, P0A इक्वल है 235 के। तो P0A की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 235 235। P0A की वैल्यू आ गई 235, XB है, और P0B माइनस P0A इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो P0B माइनस P0A किसके इक्वल है, माइनस 115 के। अब अपन P0B मेरे को निकालना है, P0A की वैल्यू मैं जानता हूं, ऊपर से कितनी रखी मैंने, 235 इज इक्वल टू माइनस का 115। P0B निकालना था तो माइनस 115 के उधर ये माइनस का 235 भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 235। 235 में से 115 गए, क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, 120। तो P0B की वैल्यू 120, P0A की वैल्यू 235। अब देखो, ये जो इक्वेशंस अपन ने सॉल्व किया, इसको करने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो अपना आंसर आया था P0A का 235 और P0B का 120। कैसे भी आप निकाल सकते हो। ये एक और मैंने मेथड से सॉल्व कर रखा है, मतलब इक्वेशन अलग फॉर्म कर रखी है, तो जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। अब अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चों, इसको ट्राई करना।
सबका आंसर आना चाहिए, शायद आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। 1 मोल हेप्टेन। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, देखो इसको नोट कर लेना। अगर आपको ये चीज नोट करनी है तो उसको आप रोक सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहां पे रोक के आप इस चीज को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, वरना इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वो उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, सारा खेल आपके हाथों में। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 मोल हेप्टेन है मेरे पास, जिसका वेपर प्रेशर 92 mm ऑफ Hg। अब ये mm ऑफ Hg क्या है, ये दाब की इकाई है। ATM हो गया, बार हो गया, mm ऑफ Hg हो गया, टॉर हो गया, सारी दाब की इकाइयां हैं। को 4 मोल ऑक्टेन, 1 मोल हेप्टेन को 4 मोल ऑक्टेन के साथ मिलाया जाता है, इससे बनने वाले आदर्श विलयन का वाष्प दाब है। देखो आदर्श विलयन क्या रहा है, मतलब कि दोनों तरफ एक दूसरे में घुल जाते हैं, दोनों तरफ दोनों वेपर बनाते हैं, यही बात होगी। तो ध्यान से सुनना, फॉर्मूला लगाएंगे PT, पी टोटल। कुछ लोग पी टोटल की जगह PS लिख सकते हैं, तो देखो PS लिखा हो तब भी कंफ्यूज नहीं होना। PH इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। अब ए भी किसी को भी मान लो, मैंने कहा एक है A एक है B, ए किसको मान लूं, हेप्टेन को मान लेता हूं। ए किसको मान लूं, हेप्टेन को, ठीक है। तो ए मैंने मान लिया हेप्टेन को, और बी क्या मान लिया मैंने, ऑक्टेन को, ठीक है। अब देखो हेप्टेन के कितने मोल है, ए हेप्टेन को माना ना, तो इसके कितने मोल है, 1। एन बी ऑक्टेन को माना, बी के कितने, ऑक्टेन के कितने मोल है, 4, ठीक है। अब वेपर प्रेशर, अब ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये अपने को शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब दे रखा है, जो कि कितना 92। तो मैं कहूँगा P0A की वैल्यू कितनी है 92, P0B की वैल्यू कितनी है, ये अपना ऑक्टेन, इसकी वैल्यू है P0B की वैल्यू कितनी 31। अब बात करते हैं, क्या मैं XA निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में मेरे को XA रखना पड़ेगा। XA निकालना है तो ऊपर एक मोल, नीचे टोटल मोल Na प्लस Nb, यही मोल अंश निकालते हैं अपन। मोल अंश, जिस भी घटक का आपको मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल ले लो। तो A के मोल कितने, 1, और A प्लस B के मोल कितने, तो 1 और B के मोल 4, 1 प्लस 4 कितने हो गए 5। इधर निकाल लेते हैं अपन XB निकालेंगे, तो ऊपर B के मोल 4 और नीचे टोटल मोल 5, तो 1/5 और 4/5। पुट करो वैल्यू, PS इज इक्वल टू P0A, P0A की वैल्यू कितनी आई 92, XA की वैल्यू आ रही है 1/5 प्लस P0B की वैल्यू कितनी आ रही है 31, ठीक है। P0B की वैल्यू 31 और XB की वैल्यू आ रही है 4/5, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 92/5, ठीक है। 92/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 × 5, 5 × 5 कितने बच गए पीछे, 4, फिर पीछे बचा 2, ठीक है। सॉल्व कर लो उसको जल्दी से, 5/40, 2 बच गए, फिर 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 18.4। इधर सॉल्व करते हैं, 31/5, ठीक है। 5 6 जा 30, 5 अंक 30, 1 बच गया, उत्तर 0, 5 दूनी 10 × 4, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 18.4 और 6.2 × 4, 6.2 को 4 से करो, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, पॉइंट लगा दो, 24.8 एंड 18.4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो PS इज इक्वल टू 18.4 प्लस 24.8, 8 4 2 12, 2 ऊपर गया 1, ठीक है। 8 4 वापस से 12 और 1 13, 3 1 2 1 3 एंड 1 4, 43.2। तो आंसर क्या चल जाएगा अपना C, 43.2। कैसे किया बच्चों, समझ आया क्या ये क्वेश्चन कैसे किया। तो PS इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, XA XB अपन ने निकाली 1/5 और 4/5 आया 1/5। अब देखो केमिस्ट्री तो यहीं पे खत्म हो जाती है, केमिस्ट्री यहीं पे खत्म है, ठीक है। बाकी जो है वो आपके मैथ्स से वो आप कर सकते हो, और आंसर आ गया अपना 43.2। अब बिकॉज P0A P0B mm ऑफ Hg में था, ठीक है। mm ऑफ Hg में तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, mm ऑफ Hg, 24.8 और 18.4 को सबको ऐड करना है, तो आ जाएगा अपना 43.2 mm ऑफ Hg। कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, PS इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। आगे एक और क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा क्योंकि इसमें अपने को सारे कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज हो जाएंगे। तो एक बार जल्दी से इसको ट्राई करो, वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं इसको तुरंत ही करने वाला हूँ। पानी वानी पी लेते हैं, गर्मी पड़ रही है बच्चों, भयंकर गर्मी में ध्यान रखो अपना, बाहर कम से कम निकलो, घर के अंदर रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लो। ऐसा भी नहीं है दिन भर फ़ोन चलाओ फालतू, फ़ोन चलाओ तो किसी पर्पज़ से चलाओ, कुछ पढ़ने लिखने के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना इधर। यदि P0A और P0B के मान क्रमशः 108 तथा 36 टॉर है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो, यदि पी नॉट ए और पी नॉट बी के मान अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं 108 तथा 36 टॉर है, ठीक है। ए की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या होगी? ए की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न मतलब अपने को क्या पूछा है? वाई। मैंने सारे टर्म्स आप लोगों को पहले बता रखे हैं। अगर किसी ने पार्ट नंबर 13 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट नंबर 13 देख के आओ, तो ये बातें समझ आएगी। वरना मैं बोलूँगा वाई ए वाई बी तो आप कहोगे सर क्या बोल रहे हैं वाई ए वाई बी। वाई ए वाई बी होते हैं वाई ए की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, वाई बी की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, एक्स ए की द्रव अवस्था में मोल भिन्न, एक्स बी की द्रव अवस्था में मोल भिन्न, पी नॉट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी ए का आंशिक वाष्प दाब, पी बी का आंशिक वाष्प दाब, पी एस और पी टी विलयन का कुल वाष्प दाब। तो ये सारी बातें मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो वाई अपने को निकालना है, ठीक है। ए की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या होगी? यदि बी की मोल भिन्न विलयन में, यदि बी की मोल भिन्न विलयन में, मतलब अपने को एक्स बी की वैल्यू दे रखी है 0.5। ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट वाई ए 0.5 करके आ जाते हैं, जो कि बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सुनना देखो, अब अपने को एक्स बी की वैल्यू 0.5 दे रखी है। वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक्स ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है और एक्स बी की वैल्यू 0.5 है, तो लॉ ऑफ कॉमन सेंस कहता है एक्स ए की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0.5 ही आएगी, ठीक है। अगर एक्स बी आधा है, इसका मतलब एक्स से भी क्या होगा? आधा होगा, 0.5 होगा। 0.5 को आधा मान लूँ क्या? अरे आधा आधा लिख लूँ क्या इसको? 0.5 का मतलब होता ही क्या है? आधा होता है, तो हाफ हाफ लिख दिया मैंने एक्स एक्स बी, ठीक है। अब मेरे को पहले निकालना पड़ेगा पीटी। क्या निकालना पड़ेगा? पीटी। चलो पहले अपन निकाल लेते हैं पीए। पीए का फॉर्मूला जानते हो? पी नॉट ए एक्स ए। अब कहोगे ये कहाँ से आया? चलो ये भी सुन लो। पर पीए, ए का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है द्रव अवस्था में ए की मोल भिन्न के। यही मेरा क्या था? राउल्ट का नियम। किसी भी घटक का वाष्प दाब उस घटक का विलयन में उपस्थित उस घटक के विलयन में उपस्थित मोल अंश के समानुपाती होता है। किसी भी घटक का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जब जब समानुपाती हटता है तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो मेरे को पी ए निकालना है। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 108। एक्स ए की वैल्यू कितनी है? हाफ। 108 का आधा कितना होगा? 54। 2 पंजा की 10, 2 चौकी 8, ठीक है, 54। पी बी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? पी नॉट बी, अरे पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है? पी नॉट बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 36। एक्स बी कितना है? आधा। 36 का आधा कितना होता है? 18। अरे 36 का आधा कितना होगा? 18 होगा। दोनों को जोड़ लो। पी एस निकालना है तो पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ऊपर 54, इधर 18, तो 8 4 अपने 12, 2 ऊपर गया 1, 5 और 1 और 1 7, 72, ठीक है। 8 4 12, 5 1 6 7, 72, ठीक है। अब ये किस में आएंगे? तो देखो इनकी यूनिट दी क्या? टॉर टॉर टॉर, ठीक है। ये यूनिट है टॉर, इधर यूनिट क्या आ जाएगी? टॉर, इधर भी यूनिट क्या आ जाएगी? टॉर। पर अपने को ना तो पी एस पूछा है, ना पी बी पूछा है, ना पी ए पूछा है। आप कहोगे सर निकाला क्यों? तो ये कि मजा आ रहा था क्या कोई? तो देखो मजा नहीं आ रहा था मेरे को, वाई ए निकालना था मेरे को। वाई ए था अपना ए का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न, तो वाई ए अपने को पूछा था, यही तो पूछा था, ए की वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। तो वाई ए का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो अगर मेरे को वाष्प अवस्था में मोल भिन्न निकालना है तो ए का आंशिक वाष्प दाब बटा विलयन का कुल वाष्प दाब। तो वाई ए का फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन पी टी। ए का पी ए क्या है अपना? ए का आंशिक वाष्प दाब और पी टी क्या है? विलयन का कुल वाष्प दाब। तो ए का आंशिक वाष्प दाब बटा विलयन का कुल वाष्प दाब। पी ए की वैल्यू कितनी है? देखो 54 और पी टी की वैल्यू कितनी है? 72। क्या 54 अपॉन 72 कट हो सकते हैं? हाँ, 18 की टेबल से कट हो जाएंगे। 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 3/4 लिख सकते हैं इनको अपन। 3/4 को और क्या लिख सकते हैं? 3/4 को अगर मैं सॉल्व करने पे आऊँ तो पॉइंट लगाऊंगा तो 0 पॉइंट ऊपर गया 0, 4 7 28, 7 बार में 28 गया, 2 बच गए और 4 5 20, 0.75। ये क्या आ गया मेरा? ए का वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। वाई ये बराबर आ गया मेरा 0.75। तो आंसर गया अपना बी 0.75। एक बार वापस से देख लो इसको किया कैसे। तो सुनना देखो, वाई ये मेरे को निकालना था, तो वाई ये क्या होता है? वाई ये होता है मेरा वाष्प अवस्था में ए की मोल भिन्न। उसका फॉर्मूला होता है
ए का आंशिक वाष्प दाब बटा विलयन का कुल वाष्प दाब। अब ए का आंशिक वाष्प दाब मैंने निकाल लिया 54, विलयन का कुल वाष्प दाब निकाल लिया 72, और इनको निकालने के लिए एक्स बी की वैल्यू इन्होंने मेरे को दी थी 0.5। अगर एक्स बी 0.5 मतलब आधा है तो एक्स बी भी कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि मैंने जानते हैं एक्स प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मैंने एक्स भी निकाल लिया, एक्स भी निकाल के अपने को पी नोट भी दे रखा था, तो यहाँ से मैंने पी भी निकाल लिया। पी क्या है, पी है ए का आंशिक वाष्प दाब, पी है बी का आंशिक वाष्प दाब, पी नोट है ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नोट बी है बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी एस है विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, विलयन का कुल वाष्प दाब। वाई है वाष्प अवस्था में एक ही मोल में, जिसका की फॉर्मूला होता है पी अपन पी टी, पी होता है वापस से ए का आंशिक वाष्प दाब, पी टी होता है विलयन का कुल वाष्प दाब। ये अपन क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब देखो क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, आपको जब मैंने क्वेश्चन करवाया तो आपको सारे फॉर्मूले एक बार के मैंने वापस रिवाइज करवा दिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है। 0.75। अब एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्यों ना एक आसान सवाल आप लोगों को दे दिया जाए, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा दिया है। दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है, ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के आ भी रखा है, तो जल्दी से इसको ट्राई करो। इसको मैं नहीं करवाऊंगा, पहले आप लोगों को करना है, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। जल्दी से तो वीडियो को पोस्ट कर दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियो पोस्ट करो, क्वेश्चन का आंसर निकालो, कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर, पहले कमेंट करना, फिर वीडियो को पोस्ट से हटाना। अगर किसी को वीडियो की स्पीड तेज लग रही है तो धीमे भी कर सकता है, कोई डाउट नहीं हो। किसी को धीरे लग रही है तो तेज कर सकता है, डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हो। करें क्वेश्चन बच्चों सॉल्व। देखो सुनो ध्यान से, दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब, अपने को वाष्प दाब दे रखे हैं। देखो शुद्ध अवस्था नहीं लिखे, वाष्प दाब दे तो समझ जाना, आंशिक वाष्प दाब नहीं है, ये क्या है, वाष्प दाब है, मतलब पी नोट है, पी नोट बी है, दो द्रव ए और बी। तो पी नोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 80, पी नोट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, ठीक है, 80 एंड 60 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ जी। ये mm ऑफ एच जी, mm ऑफ जी दाब की इकाई है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। ए के कितने मोल है, एन ए के मोल है 3, बी के कितने मोल है एन बी के मोल है अपने 2, ठीक है। एक्स एक्स पे निकाल सकता हूँ क्या, एक्स ए निकालना है तो ए के मोल लिखूंगा ऊपर और नीचे लिखूंगा टोटल मोल 3 + 2 5, ठीक है। एक्स भी निकालना है तो बी के मोल क्या लिखूंगा, ऊपर नीचे क्या लिखूंगा, टोटल मोल 3 2 5। तो एक्स ए की वैल्यू आई 3/5, एक्स ए की वैल्यू 3/5 और एक्स बी की वैल्यू 2/5, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है, बस लगाना है पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। डाल्टन साहब बोलते थे कि किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उसके आंशिक वाष्प दाब के जितने भी घटक हैं उनके सबके आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो पी एस इक्वल टू पी ए की वैल्यू रखी पी नॉट एक्स ए, पी बी की वैल्यू रखी पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना, और कभी मान लो एक्स बी नहीं, एक्स ए नहीं दे रखा है आपको, तो उसको एक्स बी के टर्म्स में लेके आ जाओ 1 - एक्स बी करके, जो कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था। पी नॉट ए की वैल्यू 80 है तो मैंने 80 रख दिया, इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी है अपने, एक्स ए की वैल्यू 3/5, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 60 और एक्स बी की वैल्यू कितनी है 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 80/80 को पहले 5 से कट कर लो, 5 × 5 पीछे बच गए, 5 × 5 3 बच गए, 5 × 30, इधर 3 से गुणा किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 उधर गया 0 तो 5 नहीं 10, इधर बच गया 2 16 × 3, अरे 16 तिया 48 और 12 दूना 24, सॉल्व कर लो। 8 4 12, 2 ऊपर गया 1, 4 2 6 और 1 7, 72 mm ऑफ एच जी, ये दाब की इकाई। तो 72 mm ऑफ एच जी इसका आंसर जाएगा। तो आंसर है पी एस अथवा पी टी, पी एस बोलो अथवा पी टी बोलो, बात एक ही है, पी टी बोले तो कुल वाष्प दाब या पी एस बोले तो विलयन का कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, जो कि आ गया अपना 72 mm ऑफ एच जी। अब यहाँ पे अपन ने जो एक टॉपिक पढ़ा था वाष्प दाब, जिसमें अपन ने पढ़ा था द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो स्टार्ट करते हैं ठोस द्रव विलयन। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लो, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। तो बच्चों अभी तक अपन ने जो केस पढ़ा था ना, वो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब था। मतलब मैंने कंटेनर लिया था जिसमें 2 द्रव मिला दिए थे मैंने, द्रव ए, लिक्विड ए और लिक्विड बी। देखो अभी तक का सिनेरियो समझो है क्या, मैंने लिक्विड और लिक्विड बी मिलाए, ठीक है। दोनों द्रव कैसे थे, वाष्पशील थे, दोनों द्रव एक दूसरे में घुलनशील थे। दोनों द्रव वाष्पशील थे मतलब कि दोनों वेपर बनाते, दोनों का वेपर प्रेशर होगा, दोनों का वाष्प दाब कुछ ना कुछ होगा। दोनों घुलनशील थे, इसका मतलब है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब जो मैं केस कर रहा हूँ सुनना ध्यान से, अब जो मैं आप लोगों के सामने केस लेके आ रहा हूँ वो है ठोस द्रव निकाय के लिए। ठोस द्रव निकाय समझते हो क्या करा मैंने,
अब मैं एक तो मिला रहा हूँ ठोस, उस ठोस को मैं बी नाम दूंगा, ठीक है, और एक मिला रहा हूँ द्रव, उस द्रव को मैं ए नाम दूंगा, ठीक है। इस केस को क्या नाम दूँ, तो ये ठोस बी और द्रव ए, ठोस बी और द्रव ए को मिला रहा हूँ। अब यहाँ पे जो कि इंटरेस्टिंग बात या इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलूँगा वो ये है, द्रव ए वाष्पशील है पर ठोस बी वाष्पशील नहीं है, और जो वाष्पशील नहीं है वो वेपर, उसका कोई वाष्प दाब भी नहीं होगा, मतलब इसका कोई वाष्प दाब नहीं है। पर ये जो दोनों अपने पास कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे में घुलनशील है, ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील है। इसका मतलब इनका एक्स ए प्लस एक्स बी का मान कितना होगा, 1 होगा। पर मैं बोलूं पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। पी नॉट बी की वैल्यू क्यों 0 होगी, बिकॉज पी नॉट, ये जो बी है ये नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, मतलब वाष्प नहीं बनाएगा। तो अपन केस नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक और बात, ऐसे कौन कौन से ठोस है जो वेपर नहीं बनाते, तो वो सारे ठोस जो कि पानी में घुलते तो है पर वेपर नहीं बनाते। नंबर 1 शुगर, अपनी शर्करा, ये पानी में घुलती तो है पर वेपर नहीं बनाती। यूरिया पानी में घुलता तो है पर वेपर नहीं बनाता। तो आपको अगर सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया के सवाल मिले, ध्यान से सुनना, अगर आपको सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे वो सब्सटेंस हैं, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मेरी यूरिया हो गई, ये पानी में घुलते तो है पर वेपर नहीं बनाते। तो ये अगर आपको सवाल में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है वो केस नंबर 2 का सवाल है ठोस द्रव निकाय के लिए। तो देखो सुनना, ठोस द्रव निकाय के लिए फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड सिस्टम, ठोस द्रव निकाय, ठोस बोले तो सॉलिड, द्रव बोले तो लिक्विड, निकाय बोले तो सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने बी क्या लिया है, अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय को अपन क्या मानेंगे, बी मानेंगे। मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बी माना यहाँ पे। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक से वो बी मानती है, तो अपन स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अवाष्पशील विलय को मैंने कैपिटल बी माना तथा वाष्पशील विलय को मैंने कैपिटल ए माना। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात समझना, ये जो मेरा अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील कौन, जो वाष्प नहीं बनाता है, वो कैसा है, सॉलिड है। कैसा है, मतलब बी नेचर में कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड है बी, जो कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। एग्जांपल मैंने ले लिया यूरिया, क्या ले लिया मैंने, यूरिया। अब ये अवाष्पशील है तो मैं बोलूंगा इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जो अवाष्पशील है मतलब वो वाष्प नहीं बनाता है, तो उसका वाष्प दाब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब 0 होगा, कुछ नहीं होगा मतलब 0 होगा। इधर आओ, लिक्विड है कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल बोले तो वाष्पशील है, वाष्प बनाता है। तो ये जो मेरा वाष्पशील विलय लिया है मैंने, विलय को क्या माना है, कैपिटल ए, विलय को क्या माना है, कैपिटल बी। तो याद रखना, आगे सारी टर्मिनोलॉजी में जब मैं ए और बी यूज में लूंगा तो आप लोगों को दिमाग में रखना है, मैंने बी किसको लिया था, विलय को, ए किसको लिया था, विलय को। तो यूरिया जो है उसका पी नॉट भी 0 आ गया था, और वाटर उसका पी नॉट है नॉट इक्वल टू 0 आया था। बिकॉज ये वाष्पशील है तो वाष्प बनाएगा, और वाष्प बनाएगा तो उसका वाष्प दाब भी होगा, मतलब 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा मतलब पी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। आगे इंपॉर्टेंट बात, यूरिया तथा H2O, ठीक है, यूरिया तथा पानी दोनों आपस में घुलनशील है, मतलब मिसिबल है, दोनों आपस में घुलनशील है मतलब मिसिबल है, मतलब दोनों के XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। दोनों के XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपन, PS बराबर PA प्लस PB। PS बराबर मैंने लिखा PA की जगह P नॉट है XA प्लस P नॉट B की, PB की जगह रखा P नॉट B XB। अब बताओ P नॉट B XB, अब मेरे को बताओ यहाँ से P नॉट B की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब ये 0 है तो मैं कहूँगा ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अरे P नॉट B की वैल्यू 0 तो XB 0 से गुणा होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये वाली पूरी टर्म क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो PS किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे PS किसके बराबर आता है, P नॉट A XA के बराबर आता है। PS किसके बराबर आता है, P नॉट A XA के बराबर आता है। तो PS बराबर P नॉट A XA। अब हम जानते हैं XA प्लस XB का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं XA की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस XB। तो मैंने XA की जगह क्या लिख दिया, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे अभी। P नॉट A XA की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस XB। 2 फॉर्मूले आ गए अपने, इसी से ही तो ये बना, इसी से ही तो ये बना। तो P नॉट A 1 माइनस XB। अब आगे इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो P नॉट A को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया P नॉट A। P नॉट A को XB से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, माइनस का P नॉट A XB। आगे क्या करना है सुनो, अब ध्यान से सुनना, ये जो P नॉट है XB इसको उधर लेके गया तो माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया। इस माइनस के P नॉट है XB को उधर लेके गया तो ये क्या बन गया, प्लस का P नॉट है XB। इधर मेरे पास P नॉट है था, ये PS इधर लेके आया तो क्या बन गया, माइनस का। तो अपने पास आया P नॉट है XB बराबर P नॉट है माइनस PS। अब यहाँ से क्या मैं XB की जगह लिख सकता हूँ P नॉट है माइनस PS अपन P नॉट है। इस P नॉट को अपन में भेज दिया तो XB का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे XB का फॉर्मूला आ गया P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। P नॉट A
ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी एस विलयन का कुल वाष्प दाब। एक्स बी क्या है? एक्स बी ये मोल अंश किसके? एक्स बी ये मोल अंश किसके? विलय के। किसके हैं? विलय के। और विलय कैसा है? अवाष्पशील है। नेचर में कैसा है? ठोस है। ठोस अवाष्पशील विलय का मोल अंश बराबर होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए के। ठीक है, अब देखो पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? डेल्टा पी। पी नॉट ए माइनस पी एस को अपन क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में परिवर्तन। इसको अपन और क्या बोल देते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। अब देखो एक बात सोचना, ये अवनमन वर्ड क्यों आया वो बताता हूँ आपको। ये मेरे पास एक कंटेनर था, इसमें पहले सिर्फ ए था। कौन था? ए। और ए कैसा था? वाष्पशील। ए कैसा था? वाष्पशील। बहुत अच्छी वाष्प बनाता था, मतलब मस्त था, अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया वाष्प बनाता था। चारों तरफ के गांव में बहुत ज़्यादा फेमस था कि कोई वाष्प बनाता है तो ए बनाता है, बाकी तो कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वाष्प बनाता था। और शुद्ध अवस्था में जो इसका वाष्प दाब आता था उसको क्या कहते थे लोग? पी नॉट ए कहते थे। अपन भी यही बुलाते हैं, पी नॉट ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक दिन इसकी जिंदगी में कौन आया? एक दिन इसकी जिंदगी में बी आया या बी आई, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, एक दिन इसकी जिंदगी में बी आया या बी आई। अब जब बी आया इसकी जिंदगी में, बी कैसा था? अवाष्पशील। ए कैसा था? वाष्पशील। दोनों के नेचर कैसे थे? डिफरेंट थे। दोनों के नेचर डिफरेंट थे, आ तो गए, पर यहाँ पे आने पे कुछ प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? तो देखो ये जो बी है, ये सरफेस पे कुछ बी के अणु भी आ गए। अब कंपटीशन बढ़ गया ए और बी में, तो वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति ए की पहले की तुलना में क्या हो गई? कम हो गई। कुल मिला के इसको ऐसे समझो कि जब बी ए की जिंदगी में आता है तो ना तो खुद, देखो बी खुद तो वाष्प बनाता नहीं है, ए को वाष्प बनाने से रोक देता है। तो मैं कहूंगा जो वेपर प्रेशर अपना शुद्ध अवस्था में आता था, अब बी मिलाने पे विलयन बन गया, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो ए की तुलना में क्या आएगा? कम आएगा। ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट बात है। जो पहले वाष्प दाब आता था उससे वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्प दाब में होने वाले इसी कमी को आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है वाष्प दाब में अवनमन। क्या कहते हैं इसी को अपन? वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोला मैंने? वापस से सुनो। देखो कुछ लोग इसी तरह के होते हैं जिंदगी में, जो जब आते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है, और आपकी ग्रोथ रुक गई है मतलब आप में कमी आई है, और कमी को अपन अवनमन बुलाते हैं। तो बच के रहना ऐसे से जो आपको अपना काम करने से रोक देते हैं। जिस चीज़ से आप पहचाने जाते थे, आज उस चीज़ में अगर कमी आ चुकी है मतलब वो आप लोग के लिए सही नहीं है। तो जब अपन ने बी को ए में मिलाया, ध्यान से सुनो, बी को ए में मिलाया, बी कैसा था? बी था अवाष्पशील। ए कैसा था? ए था वाष्पशील। तो मैं बोलूंगा जब अपन बी को ए में मिलाते हैं, कुल मिला के ऐसे समझ लो कंपटीशन बढ़ जाता है, कुछ मॉलिक्यूल बी के भी आ जाते हैं। अब सरफेस से जो लिक्विड से वेपर में जाएंगे तो ए के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। अब ऊपर जाने की टेंडेंसी को, मतलब वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति कम हो गई। वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति कम हो गई मतलब वाष्प कम बनेगी। वाष्प कम बनेगी मतलब वाष्प दाब भी कम होगा। तो एक सवाल आता है सिंपल सा, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, जब हम उसमें ठोस अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या कुछ कह नहीं सकते? तो आंसर जाएगा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। तो कोई बोले पी नॉट ए और पी एस में, वापस से टॉपिक पे आते हैं, पी नॉट ए और पी एस में बड़ा कौन होता है? तो पी नॉट ए का मान बड़ा होता है, पी एस का मान छोटा होता है। तो पहले वैल्यू क्या थी? ज्यादा आ रही थी, वैल्यू कम आ रही थी, तो ज्यादा से कम हो गया। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन को अपन कमी भी बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 10 में जरूर दो प्रकार के कोण पढ़े होंगे, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। याद आते हैं शायद? त्रिकोणमिति के अंदर ये आपके टॉपिक हुआ करता था। जब मैं 10 में था तो मैंने भी ये नाम सुने थे पहली बार, उसी टाइम मैंने पहली बार सुने थे, अवनमन, उन्नयन। तो ये अवनमन क्या है? अवनमन को अपन कमी बोल देते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी एस को अपन किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा पी से, उसको अपन बोल देते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब ध्यान से सुनो, पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको अपन बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? वापस से पी नॉट ए से। देखो सुनना, पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अब मैं नीचे डिवाइड कर दूं वापस से किसको? पी नॉट ए को, तो मैं इसको बोलूंगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अपन किससे लिखते हैं? तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। देखो पहले कितना था? पी नॉट ए, कम होके कितना हो गया? कमी कितनी आई? पी नॉट ए माइनस पी एस। पहले कितना था? पी नॉट ए। इसकी तुलना में देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, कमी कितनी आई बटा पहले कितना था? पहले इतना था, कमी आ गई पी नॉट ए माइनस पी एस की।
तो इसी को अपन बोल देते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में मैं इसको बोलूंगा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको अपन बोल देते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो XB की वैल्यू आई, अपने ध्यान से सुनना बच्चों, XB की वैल्यू आई P नोट है माइनस PS अपॉन P नोट है। ठीक है, अब यहां से मैंने P नोट है माइनस PS अपॉन P नोट है, इसको क्या बोल देते हैं अपन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। P नोट है माइनस PS को क्या बोलेंगे, वापस से रिपीट करेंगे मेरे साथ, P नोट है माइनस PS को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, P नोट है माइनस PS अपॉन P नोट है को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। P नोट है क्या है, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब, P नोट है वापस से आ गया अपना A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये किसके बराबर होता है, XB के। XB कौन है, विलय, B अपना विलय है, तो XB अपना विलय का मूल अंश। विलय कैसा, ठोस है और अवाष्पशील है, ये दिमाग में रखने की बात। अब XB की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो विलय के अगर मेरे को मूल अंश निकालना है तो ऊपर किसी का मूल रखूंगा, नीचे क्या रखूंगा, टोटल मूल। तो यहाँ पे स्मॉल n क्या है, विलय के मूल, कैपिटल N क्या है, विलायक के मूल। XB क्या है, ठोस अवाष्पशील विलय B का मूल अंश, क्योंकि B कैसा है, ठोस है। सेकंड और क्या है, वो अवाष्पशील है, तो ठोस अवाष्पशील विलय B का मूल अंश। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, ठोस अवाष्पशील विलय के B के मूल अंश के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम का एक और स्टेटमेंट है जो आपको दिमाग में रखना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ठोस अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होता है। वापस रिपीट करता हूं, सुनते जाना। देखो, इतनी बार रिपीट करने का मेरा मकसद होता है कि बच्चों को क्लासरूम में ही याद हो जाए। अगर आप शांति से सुनते हो, पूरे फोकस के साथ मेरे को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, तो याद रखना आपकी मैक्सिमम चीजें क्लास के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। घर पे जाके एक बार रिवाइज करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वापस सुनो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ठोस अवाष्पशील विलय के मूल अंश के बराबर होता है। ये भी राउल्ट का नियम है। कभी राउल्ट का नियम लिखने को आए तो ये लाइन लिख के आ जाना और ये फॉर्मूला लिख देना, P नोट माइनस PS अपन P नोट बराबर XB, और XB बराबर स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके कहीं भी नंबर नहीं कटने वाले। एक और जो अपन ने रूल नियम पढ़ा था राउल्ट का नियम, वो क्या था, किसी भी, देखो सुनो, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विलयन में उपस्थित मूल अंश के सीधे समानुपाती होता है। ये भी राउल्ट के नियम का स्टेटमेंट है, ये भी राउल्ट के नियम का एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ठोस अवाष्पशील विलय के अवाष्पशील विलय B के मूल अंश के बराबर होता है। स्मॉल n अपना विलय के मूल, स्मॉल n अपन विलय के मूल, कैपिटल N अपना विलय का मूल। तो XB मेरे विलय का मूल अंश था, तो ऊपर क्या रख दिया, विलय के मूल, नीचे क्या रख दिया, टोटल मूल। अब यहाँ पे देखो, बात सुनो, जो मैंने बोली आपको ये बात लिखी है, जब एक अवाष्पशील विलय जो कि ठोस है, एक वाष्पशील द्रव जो कि अपन ने क्या ले रखा है, विलायक में मिलाया जाता है, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में इसी कमी को अपन बोल देते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, क्योंकि विलयन में, क्योंकि सुनना बात ध्यान से, क्योंकि विलयन में सतह पर विलायक के कण कम संख्या में उपस्थित होते हैं, क्योंकि विलयन में सतह पर विलायक के कण कम संख्या में उपस्थित होते हैं शुद्ध विलायक की तुलना में। अरे देखो, सिंपल सी बात है, एक कंटेनर में सिर्फ शुद्ध विलायक था, कौन था, शुद्ध विलायक। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो सतह पे विलायक के कण रहेंगे वो क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें विलायक भी ले लिया और इसमें अवाष्पशील ठोस विलय भी मिला दिया। अब मैं कहूँगा उतने तो कण नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ क्वांटिटी में कौन रहेंगे, विलय भी रहेंगे। अरे कुछ विलय भी रहेंगे ना, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर विलय के कण भी आ जाते हैं, तो विलय के कण इसकी तुलना में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब विलय के कण कम हो गए तो मैं कहूँगा वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, वाष्प दाब भी कम हो जाता है। तो सुनो, जब एक अवाष्पशील विलय एक वाष्पशील द्रव मतलब विलायक में मिलाया जाता है, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि विलयन में सतह पर विलय के कण कम संख्या में उपस्थित होते हैं। किसकी तुलना में, शुद्ध विलय की तुलना में कम वाष्प दाब बनती है और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो P नोट माइनस PS को अपन डेल्टा भी बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, P नोट माइनस PS अपन P नोट को बोल देते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और x ये किसके बराबर होता है, XB के, है ना, XB के मतलब विलय के मूल अंश के बराबर, जो कि ठोस और अवाष्पशील है, स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब मैं बात करूं अति तनु विलयन हो गया। अति तनु विलयन कहने का मतलब, तनु विलयन मतलब विलायक बहुत ज़्यादा हो, विलय बहुत कम हो। तनु विलयन मतलब पानी की क्वांटिटी बहुत, अगर विलायक मेरा H2O है तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कैपिटल N बहुत बड़ा है, किससे, स्मॉल n से। तो क्या मैं स्मॉल n प्लस कैपिटल N को ऑलमोस्ट कैपिटल N मान सकता हूँ,
तो जवाब जाएगा हाँ सर, मान सकते हैं। तो अति तनु विलयनों के लिए जब कैपिटल एन की वैल्यू, अति तनु विलयनों के लिए जब कैपिटल एन की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होती है स्मॉल एन से, तो मैं बोलूंगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन के बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को क्या मान लिया, कैपिटल एन मान लिया। कब, अति तनु विलयन के लिए। अति तनु विलयन कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कभी अपने को विलय 5 ग्राम दे रखा हो और विलायक दे रखो 90 ग्राम, तो बताओ 5 और 90 में 5 बहुत छोटा है, 90 बहुत बड़ा है, तो ऐसे तनु विलयन है। या उन्होंने बोल ही दिया मान लो अत्यधिक तनु विलयनों के लिए ज्ञात करो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या अपने को विलय बहुत कम दे रखा हो और विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो अति तनु विलयनों के लिए अपने को फॉर्मूला लगाना है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अब सुनो, देखो बात ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इससे एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, क्या फॉर्मूला बना रहा हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो देखो कैसे बनाए फॉर्मूला, उसके बारे में बात करते हैं। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। ये फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है, तो ये विलय का मूल अंश तो है। अब इस फॉर्मूले को मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, व्युत्क्रम उल्टा कर दिया, ठीक है। उल्टा कर दिया तो उल्टा कर देते हैं। ऊपर लिख दिया मैंने पी नॉट ए, नीचे क्या लिख दिया, पी नॉट ए माइनस पी एस। ऊपर लिख दिया स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, नीचे लिख दिया स्मॉल एन। कोई प्रॉब्लम? अब वापस से सॉल्व कर रहे हैं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर स्मॉल एन अपॉन, देखो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन क्या होगा 1 और प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब ये 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो पी नॉट ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस, ये माइनस का 1 किसके बराबर आया, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन के। इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट माइनस अपन पी एस से 1 टाइम्स में और ऊपर पी नॉट ए माइनस, इधर जब नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 से डिवाइड करेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस को, तो पी नॉट ए माइनस पी एस ही आएगा, ऊपर जाके बन जाएगा पी नॉट ए माइनस, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का पी नॉट ए बाहर जाके क्या बन जाएगा, तो माइनस का पी नॉट ए प्लस के पी नॉट ए से कैंसिल, और ये माइनस इस माइनस के साथ क्या बन जाएगा प्लस, तो ऊपर पी एस और नीचे क्या आ गया पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब इसको अपन ने किसी जमाने में उल्टा किया था, आज वापस सीधा कर लेते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल। फॉर्मूला आ गया क्या? इस फॉर्मूले से मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया है। अपन इस वाले न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने का फॉर्मेट रहेगा, इसकी कंपैरिजन में इससे आंसर बहुत जल्दी आता है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला निकाला। याद रखने का तरीका, नीचे पहले पी नॉट ए था, आज क्या कर दिया मैंने पी एस, चेंज कर दिया कुछ, तो इधर भी चेंज करो। इधर क्या चेंज करें, सिर्फ कैपिटल एन लिख दो, लिख दिया कैपिटल एन। स्मॉल एन लिखते तो वैल्यू 1 हो जाती, और 1 अपने को लिखना है नहीं, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है बच्चों। ये बात दिमाग में रखनी है अपने को। ये डेरिवेशन मैंने आपके लिए कर रखी है, देख सकते हो आप। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, देखो बता देता हूँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये वाला आपको दिमाग में रखना है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, जिसको कि अपन लिख सकते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और अगर विलियन तनु हो तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू ये अप्रॉक्स स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। एक फॉर्मूला ये रखना है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। फॉर्मूले कुछ दिमाग में रखने। अब अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। एक बहुत ही शानदार सवाल आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ यहाँ पे मैं। क्वेश्चन है 295 केल्विन पर, 298 केल्विन पर 1 मोल शर्करा को 3 मोल जल में विलय किया जाता है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। नीट 2022 का सवाल, नीट 2022 का सवाल है ये आप लोगों के लिए। जल्दी से करके बताओ, मैं जब तक पसीना सुखा लेता हूँ मेरा। जल्दी जल्दी करके बताओ बच्चों, नीट 2022 का सवाल है। 298 केल्विन पर 1 मोल शर्करा को 3 मोल जल में विलय किया जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है।
सिर्फ 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, क्योंकि ये सवाल वैसे 1 मिनट का भी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत सोचो तो आप बिना पेन चलाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो अभी सॉल्व करने का पर्पस नहीं, मेरा पर्पस है आप लोगों को क्वेश्चन समझाना, है ना। कैसे करेंगे तो देखो, 1 मोल शर्करा, शर्करा जो होती है मेरी क्या होती है, ठोस या द्रव? ठोस होती है। और अपन ठोस किसको मानते हैं, विलय को, और उसको अपन किस साइन से लिखते हैं, बी से। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। 3 मोल जल में, जल, हाँ शर्करा के मोल कितने थे, 1, तो मोल भी लिख देते हैं एन बी मतलब बी के मोल कितने, 1 को 3 मोल जल में, अच्छा जल के मोल कितने, 3, तो एन ए की वैल्यू कितनी होगी, 3। जल क्योंकि अपना कैसा है, द्रव है, और द्रव अपन किसको लेते हैं, विलायक को, और विलायक को अपन क्या मानते हैं, सिंबल क्या ले लेते हैं विलायक के लिए, अपन ए, तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, तो देखो सुनना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट ए, वाष्प दाब में अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए किसके इक्वल होता है, एक्स बी के। एक्स बी क्या होता है, बी का मोल अंश या विलय का मोल अंश, या अब यहां पे किसका मोल अंश निकालना था। अब देखो यहां पे अपने को पूछा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, मतलब ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ये किसके बराबर होता है, एक्स बी मतलब बी के मोल अंश के, मतलब कि विलय के मोल अंश के। विलय का मोल अंश निकालना तो ऊपर किसके मोल लिखूंगा, बी के, नीचे क्या लिखूंगा, टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। एन बी कितना है, 1, एन ए प्लस एन बी कितना है, 3 प्लस ए कितने हो गए, 4, 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25, तो आंसर जाएगा अपना डी। आंसर क्या जाएगा, डी 0.25। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो 1/1 + 3 तो 1/4, 1/4 0.25 डी। बहुत ही आसान सवाल आ गया था, चलो बढ़िया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये थोड़ा अच्छा सवाल मैं बोलूंगा, ये अच्छे सवाल की कैटेगरी में आएगा, इसको ट्राई करो। सवाल है, ये भी नीट का ही सवाल है, देखो ये भी अपने नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कौन से ईयर का है वो देखना पड़ेगा एक बार, पर ये भी नीट का क्वेश्चन है, आप लोग चेक कर लेना इसको। यदि एक 8 ग्राम विद्युत अनवघट्य, यदि एक 8 ग्राम विद्युत अनवघट्य विलय को एन ऑक्टेन के 114 ग्राम में घोला जाता है, 114 ग्राम में घोला जाता है, जिससे इसका वाष्प दाब 80% तक घट जाए, तब विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल होगा। दिया गया है एन ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान 114 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और इसका आंसर निकालो। ऑप्शन है 40 60 80 20, 40 60 80 20। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, अच्छे सवाल ही में ही अपन इसको रखेंगे। जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब देखो ट्राई कर लिया होगा आपने, अपन इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं करवाता हूँ उसको, इधर देखो। विद्युत अनवघट्य, विद्युत अनवघट्य समझते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है विद्युत अनवघट्य, जो अपने आयनों में नहीं टूटता उसको अपन बोलते हैं विद्युत अनवघट्य। 8 ग्राम विद्युत अनवघट्य मतलब वो जो अपने आयनों में नहीं टूट, वह पदार्थ जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं विद्युत अनवघट्य कहलाते हैं। वह पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कौन होते हैं, NaCl KCl। विद्युत अनवघट्य कौन होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया। ये सारे वो पदार्थ जो अपने आयनों में नहीं टूटते। तो देखो 8 ग्राम विद्युत अनवघट्य विलय को, विलय मतलब बोलो जल्दी से, विलय बोले तो बी, अरे विलय बोले तो बी। उसकी मात्रा कितनी दे रखी है, 8 ग्राम, मतलब WB। WB की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 ग्राम। विलय को एन ऑक्टेन में, एन ऑक्टेन, मेरा एन ऑक्टेन क्या हो गया, अरे एन ऑक्टेन क्या हो गया मेरा, विलायक। विलायक को अपन किससे लिखते हैं, ए से। बहुत बढ़िया, विलायक को अपन लिखते हैं ए से। को एन ऑक्टेन के 114 ग्राम में, तो WA, ठीक है। देखो विलायक के लिए अपन है ना साइन अलग कैपिटल यूज में लेंगे। WA कितने ग्राम, 114 ग्राम, कोई प्रॉब्लम, जिससे इसका वाष्प दाब 80% तक घट जाता है।
देखो सुनना बात ध्यान से, देखो अगर मैं बात करूं 80% तक घट जाता है, सुनो पहले क्या रहा होगा वाष्प दाब विलायक का, पहले 100% रहा होगा। अरे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं ना, पहले वाष्प दाब क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। परसेंटेज कितने का, तो 100 का, तो पहले वाष्प दाब पी नॉट 100% रहा होगा। जब मैंने इसमें अवाष्पशील ठोस विलय मिलाया जो कि विद्युत अनवगट्य था, तो वाष्प दाब कम हो गया। कितना कम हो गया, पीएस कितने आ गया, घट के कितना रह गया, 80% तक घट जाता है। घट के कितना हो गया, 80%। घटा कितने से, 20% से घटा, 20% से घटने पे वो कहाँ रह गया, 80% तक रह जाता है। लिख रखा है ना, 80% तक घट जाता है, ठीक है। तो पीएस की वैल्यू 80% हो गई। तब विलय का मोलर द्रव्यमान, मतलब मेरे को बताना है विलय का मोलर द्रव्यमान। तो देखो मोलर द्रव्यमान वही जीएमएम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एमएम भी लिख सकते थे। अब आप लोगों के दो एक छोटे सा और आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं जब यहाँ पे न्यूमेरिकल करूंगा ना, तो मैं विलय के मोलर द्रव्यमान को जी स्मॉल एम से लिखूंगा और विलय के मोलर द्रव्यमान को जी कैपिटल एम से लिखूंगा। ध्यान रखना फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ताकि आपको कैलकुलेशन इजी लगे। तो स्मॉल जी एम एम, जहाँ पे स्मॉल एम मैंने लिखा है ना, मतलब ये किसका मोलर द्रव्यमान है, विलय का। ये अपने को निकालना है, ठीक है, विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो ये स्मॉल, ये जी स्मॉल एम, ठीक है, जी एम एम, ये अपने को निकालना है। और अपने को दिया गया है एन ऑक्टेन का मोलर द्रव्यमान, मतलब विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना, 114, ठीक है, ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल का कहने का मतलब है 1 मोल का द्रव्यमान है। कितने मोल का द्रव्यमान है, 1 मोल का। मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं 1 मोल का द्रव्यमान अपन किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, खत्म बात। तो ग्राम पर मोल लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पर मोल बताता है 1 मोल के द्रव्यमान को, तो अपन जीएमएम लिख देते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को सिंपल सी, कि क्या मैं कह सकता हूं कि ये तनु विलयन का केस है। किसका केस है, तनु विलयन का। तनु विलयन का केस है। कैसे पता चला कि सर आपको तनु विलयन है, तो देखो 8 ग्राम विलय 114 ग्राम विलायक में, मतलब कि विलय बहुत बहुत कम है, विलायक बहुत बहुत ज्यादा है। और जो विलायक बहुत ज्यादा होता है विलय की तुलना में, तो अपन क्या बोल देते हैं उसको, तनु विलयन। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू ये अप्रॉक्स स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। स्मॉल एन का फॉर्मूला मोल निकालते हैं अपन, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम एम, मोलर मास। कैपिटल एन विलय के मोल निकालेंगे, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल जी एम एम। बस वैल्यू पुट करो, पी नॉट ए की वैल्यू 100, पी एस की वैल्यू 80, पी नॉट ए की वैल्यू फिर से 100 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 8 और स्मॉल जी एम एम मेरे को निकालना था। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 114, कैपिटल जी एम एम की वैल्यू भी 114, 114 से 114 कैंसिल, 100 माइनस 20, 100 माइनस 80 20, इधर 100, तो 20/100 बराबर 8 स्मॉल जी एम एम। 0 से 0 जी एम एम निकालना था। अरे 2 से 10 कितनी बार में, 5 बार में, 2 पंजा की 10 और 8 इंटू 5, 8 पंजो 40। तो जी एम एम आ गया अपना 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल अपने को दे रखा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे है ना, एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे, तो अगर किसी का आंसर 32 आ जाए, तो उन्होंने क्या मान लिया इसको, अगर मान लो 32 आ रहा है, तो उन्होंने क्या मान के इसको सॉल्व किया है, उन्होंने इसको तनु विलयन नहीं माना। तो यहाँ पे आपको तनु विलयन मान के सॉल्व करना, तभी अपना आंसर कितना आएगा, 40 ग्राम पर मोल। अगर आप तनु विलयन नहीं मानोगे तो आंसर कितना आएगा, 32 ग्राम पर मोल। और ऑप्शन में कहीं 32 आपको नजर ही नहीं आएंगे, और ऑप्शन में 32 नजर नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई केस डिफरेंट है। और कौन सा केस है ये, क्योंकि अपने को यहाँ पे साफ साफ मेंशन है पी नॉट ए की वैल्यू 8 ग्राम है, सॉरी अपना जो विलय है वो 8 ग्राम है और विलायक अपना 114 ग्राम है, मतलब कि विलायक बहुत बहुत ज्यादा है विलय की तुलना में, मतलब ये तनु विलयन का केस है। तो तनु विलयन करेंगे तो अपने कोई फॉर्मूला लगाना, पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए बराबर स्मॉल एन अपन कैपिटल एन। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो एक और, ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 310 केल्विन पे, 310 केल्विन पे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब 40 टॉर है। 310 केल्विन पे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब 40 टॉर है। इस द्रव ठोस बी के साथ विलयन का वाष्प दाब 32 टॉर है। विलयन में एक्स से ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसको आप लोगों को ट्राई करना और कमेंट में आंसर बताना है जल्दी से। 1 मिनट का आपके पास समय, जल्दी से इसको ट्राई करो और आंसर बताओ। हाँ तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल था, आई होप आपका क्वेश्चन हो गया था। नहीं हुआ तो इधर देखो, हो गया है तो कमेंट में आंसर जल्दी से बताओ। 310 केल्विन पे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मतलब मेरे को क्या दे रखा है,
पी नॉट ए कितना है 40 टॉर। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्रैक करनी आनी चाहिए। जिस दिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी उस दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिक्कत कहाँ आती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आ रही ना तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम है। ट्राई करना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की, अगर आपको क्वेश्चन की भाषा समझ आ रही है। देखो कोई भी अपने से जब सवाल करता है, किसी ने कुछ अपने से पूछा तो अपन को उसकी बात समझ आ जाती है तो अपन उसको आंसर कर देते हैं। पर कई बार ऐसा होता है अपने को उसकी बात ही समझ नहीं आई तो अपन कहते हैं भाई कहना क्या चाहते हो, तो जब उसको कहना क्या चाहते हो अपने को क्लियर नहीं है तो फिर अपने को बात समझ नहीं आती है, तो अपन उसका आंसर भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्रैक करनी है अपने को। क्वेश्चन कह रहा है 310 केल्विन पे शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मतलब पी नॉट है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मतलब पी नॉट है 40 टॉर है। इस द्रव का ठोस बी के साथ विलयन का वाष्प दाब, कि मैंने इसमें ठोस भी मिला दिया। ठोस भी मिला दिया तो मैं जानता हूं जब मैं अवाष्पशील ठोस मिलाता हूं किसी वाष्पशील विलायक में तो विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो कम आता है शुद्ध विलायक कितना लंबा, पहले 40 था, कम होकर कितना है 32। ऑब्वियस सी बात है आता भी है। तो पीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 दे रखी है। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं, विलयन में एक्स ए ज्ञात कीजिए। एक्स से मतलब ए का मोल अंश, क्या ज्ञात करना है ए का मोल अंश। देखो सुनो एक फॉर्मूला जो कि अपन पढ़ते हैं पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बताओ मेरे को यहाँ से कौन सी टर्म जीरो है, बी क्या है अपना विलायक है, सॉरी बी अपना विलय है, विलय ठोस विलय जो वाष्प बनाता नहीं है, तो पी बी की पी नॉट बी की वैल्यू जीरो, तो ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाता है जीरो। तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स है। पी एस की वैल्यू कितनी है 32, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 40, एक्स से मेरे को निकालना था तो 32 बटा क्या कर दूंगा 40, 32 बटा 40 करने का मतलब है 8 बार में 32 और जीरो था 0.8 खत्म क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला लगाना था पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स से। क्या लगाना था पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स से, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.8। आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.8 जो कि अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो अब पहले टॉपिक पढ़ते हैं अपन अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, फिर अपन और भी न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्यारे प्यारे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अणु संख्या गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, तनु विलयनों का अपन गुणधर्म इसको बोलते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, अणु संख्या गुणधर्म अथवा तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए मैं इसको हर जगह सीपी बोलूंगा। जब मैं सीपी बोलूँ समझ जाना, सीपी बोले तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। तनु विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म अत्यधिक तनु विलयनों के लिए ही निकाले जाते हैं। जब भी अत्यधिक तनु विलयन का कॉन्सेप्ट हो तो अणु संख्या गुणधर्म अपन बोलेंगे अत्यधिक तनु विलयनों के लिए निकाले जाते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन की अपन पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन तो देखो ये है, विलयनों के वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलायक की प्रकृति पर। प्रकृति किसकी, विलायक की। कणों की संख्या किसकी, विलय की। विलय के कणों की संख्या तथा विलायक की प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। तो विलयन के वह भौतिक गुणधर्म जो विलय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हैं तथा उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, प्रकृति पे विलय की वे नहीं करेंगे, ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। वास्तविकता में दो कारकों पर निर्भर करते हैं, पहला विलय के कणों की संख्या और दूसरा विलायक की प्रकृति। तो विलयनों के वह गुणधर्म जो कि विलय के कणों की संख्या निर्भर करते हैं तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। अणु संख्या गुणधर्म होने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, पहला विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो विलय है वो विलयन में ना तो वियोजित होना चाहिए ना ही संगुणित होना चाहिए। मतलब कि जो विलय है वो विलयन में, ठीक है, जब अपन विलय से विलयन बनाए मतलब विलायक मिला के, तो विलय ना तो टूटना चाहिए ना जुड़ना चाहिए। टूटना नहीं चाहिए मतलब डिसोशिएट भी नहीं होना चाहिए, और जुड़ना नहीं चाहिए मतलब एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। ना तो डिसोसिएशन और ना ही एसोसिएशन। तो विलय विलयन में ना तो वियोजित होना चाहिए और ना ही संगुणित होना चाहिए। तो ये अणुसंख्यिक गुणधर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस है। आगे बात करते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म के प्रकार। कितने प्रकार के अणुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं, तो 4 प्रकार के अणुसंख्यिक गुणधर्म होते हैं। पहला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ने पढ़ लिया, तो आपका जवाब है हाँ सर पढ़ लिया। ठोस द्रव निकाय की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको एक तरीके से वहाँ पे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा दिया था। अत्यधिक तनु विलयन था, अत्यधिक तनु विलयन के केस में मैंने कहा था जब अपन वाष्पशील विलायक में वाष्पशील विलय मिलाते हैं। देखो पूरी प्रोसेस सुनना, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो वाष्पशील विलायक की वाष्प बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि इसमें कौन आ गया, अवाष्पशील विलय। इसको आप ठीक इसी प्रकार समझ सकते हो
जैसे कि एक पढ़ने वाले बच्चे को अपन ने एक ऐसे बच्चे के साथ बैठा दिया है जिसका पढ़ाई में दीदा नहीं लगता, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो जो नहीं पढ़ने वाला है वो खुद तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ने वाले को भी पढ़ने से रोकेगा, पढ़ने वाले को भी पढ़ने से रोकेगा। या आप समझ लो कोई दो इंसान ऐसे हैं, एक इंसान पहले बहुत पढ़ता था, उसका संपर्क किसी ऐसे इंसान से हो चुका है जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो वो खुद तो पढ़ता लिखता है नहीं, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहा। तो ऐसे कई सिनेरियो अपन देखते हैं रोज लाइफ में कि जब अपन किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जो हमारी क्या कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है, जो हमारी ग्रोथ को धीमा कर देता है, हमको रोक देता है, या अपन जिस डायरेक्शन में अच्छे से जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में जाने से रोकता है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे केस है कि अपने वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय बनाया, जिससे कि वाष्प बनाने की प्रवृत्ति में कमी आ गई, मतलब कि वाष्प दाब में कमी आ गई, इसी को अपन वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। ठीक है, और अपने पास फिर अपन उसको में नीचे पी नॉट ए से डिवाइड करते हैं। देखो वापस देखना, पी नॉट ए माइनस पी एच, इसको अपन बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसमें डिवाइड कर दिया मैंने पी नॉट ए का, इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो अणुसंघीय गुणधर्मों के प्रकार, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, इसको अपन डेल्टा टीबी से लिखते हैं, क्वथनांक में उन्नयन जिसको अपन डेल्टा टीबी से लिखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक में अवनमन, अवनमन बोले तो कमी, उन्नयन बोले तो बढ़ोतरी वृद्धि, उन्नयन बोले तो वृद्धि बढ़ोतरी, अवनमन बोले तो कमी। उन्नयन कोण ऐसे देखते थे, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ, अवनमन कोण नीचे की तरफ, तो वही वृद्धि, उन्नयन, कमी, अवनमन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सी हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा अपना परासरण दाब, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि अपन पाई से लिखते हैं। तो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, पाई एंड RLVP। रिलेटिव लोअरिंग अणुसंघीय गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। आगे मूव करते हैं अपन, फर्स्ट अपन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको बोलेंगे RLVP। देखो जो मैंने आपको बातें अभी तक बता रखी, वो सारी बातें इस वीडियो में आने वाली है। ठीक है, अभी जो अपन पढ़ रहे हो सारी बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है वही अपन नोट करेंगे। सुनना, देखो वाष्पशील विलायक में, ठीक है, वाष्पशील विलायक कौन, जो वाष्प बनाता है, जिसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता है, मतलब जीरो नहीं होता, में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मतलब कि वो ठोस होगा, अवाष्पशील विलय जो वाष्प बनाएगा नहीं, मतलब उसका वाष्प दाब कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होगा। अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलय के कुछ अणु सतह पर आ जाते हैं, जो कि ना तो स्वयं वाष्प बनाते हैं, ना ही अपने नीचे मॉलिक्यूल को वाष्प बनाने देते हैं। इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, PS, विलायक के वाष्प दाब P नॉट ए से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब P नॉट ए बड़ा होता है किसके, विलयन के वाष्प दाब से। P नॉट ए का मान ज्यादा आता है और PS का मान कम आता है। तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है किससे, विलयन के वाष्प दाब से, मतलब P नॉट ए इज ग्रेटर देन PS। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ चेंज इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अंतर, जो कि होता है P नॉट ए माइनस PS। पहले जो वैल्यू थी वो क्या थी, ज्यादा थी, P नॉट ए की वैल्यू, PS की वैल्यू क्या आई, कम आई, मतलब वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। इसी को अपन बोल देते हैं वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब P नॉट ए माइनस PS को मैंने डिवाइड कर दिया इससे, P नॉट ए से, P नॉट ए माइनस PS अपन P नॉट ए, इसको अपन बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ से एक बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, देखो सुनो, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, P नॉट ए माइनस PS बराबर P नॉट ए किसके बराबर था, XB के। अब मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P नॉट ए माइनस PS समानुपाती XB, ये तो कांस्टेंट है, P नॉट ए तो कांस्टेंट है, तो P नॉट ए और P नॉट ए माइनस PS को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, समानुपाती होता है किसके, XB के। तो एक और स्टेटमेंट, वाष्प दाब में अवनमन समानुपाती होता है विलय के मोल भिन्न के। एक स्टेटमेंट आ गया ना, वाष्प दाब में अवनमन समानुपाती होता है किसके, विलय के मोल भिन्न के। तो वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। 3 स्टेटमेंट 3 फॉर्मूले से समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 3 स्टेटमेंट दिमाग में रखना, वाष्प दाब में अवनमन समानुपाती होता है किसके, विलय के मोल अंश के। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखो स्टेटमेंट सुनना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट, किसी भी घटक का वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उसके घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तीनों राउल्ट के नियम के स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, और ये तीनों स्टेटमेंट जब एग्जाम में आते हैं, देखो बच्चों लाइट जा चुकी है ना,
तो जो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि ज़िंदगी आपकी है ना बार बार परीक्षा लेती है, हर एक मोमेंट पे आपकी परीक्षा लेती है। 3 बातें जो मैंने आपको बताई वो मैं अभी आपको बोल के बताता हूँ, सुनना। पहली बात, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। दूसरा, वाष्प दाब में अवनमन मतलब डेल्टा पी, पी नॉट ए माइनस पी एस, कुछ भी बोल लो, पी नॉट ए माइनस पी एस बोल लो, डेल्टा पी बोल लो, या वाष्प दाब में अवनमन बोल लो, समानुपाती होता है विलय के मूल अंश के। पहले वाले में बराबर होता है, दूसरे वाले में समानुपाती होता है। तीसरा, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है विलयन में उपस्थित उस घटक के मूल अंश के। तीनों स्टेटमेंट आप लोगों को आनी चाहिए, तो ये बातें अभी अपन करेंगे। मैंने आप लोगों को बोल दिया, तीनों स्टेटमेंट वापस से रिपीट करता हूँ। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के बराबर होता है। सेकंड स्टेटमेंट, वाष्प दाब में अवनमन विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है। तीसरा स्टेटमेंट, किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। 3 बातें, तीनों इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो फिर से बता देता हूँ कुछ बातें। आपको अगर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिलने वाली है, जिससे आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, ले जा सकते हो अपनी तैयारी को बढ़िया लेवल पे। जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं हो सेव कर लेना, 8302898893। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। अगर लाइट आती है तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चंस अपने पास बहुत सारे हैं आज की क्लास के लिए। नहीं आती है तो इस वीडियो को अपन फिनिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो अगली क्लास में जब आओ तो आपको ये वीडियो देख के आना है, चीज़ें पढ़ के आनी है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।